बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, शहर कायद कराची हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और आज हमने देखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब कराची गए। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, जिसके बाद उनकी मुलाकात हुई बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, और मुलाकात में मुल्की सियासत के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। जो खबर सामने आई है वो ये कि दोनों जमातों में इस बात पर इत्तेफाक का इज़हार कर लिया गया है कि रहबर कमेटी का जो कल का इजलास है उसमें जमातें शिरकत करेंगी और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसकी एजेंडे और तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो इस वक्त हमारी मुल्की सियासत की जो बड़े रहनुमा है वो इस वक्त कराची का रुख कर रहे हैं, तो एक तो उस हवाले से पॉलिटिकल एंगल लेंगे। फिर दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कराची में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर अहम मुलाकातें की हैं। उन्हें कराची में जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी उसका भी बताया गया और जो अब तक की इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं उसका अहवाल भी बताया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि किसी भी शहर में अगर इस पैमाने पर बारिश होती तो इस बड़ी जो कैलेमिटी है उसका कोई शहर मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ वसाइल की कमी नहीं, तरजीहात की दुरुस्तगी का मामला है। और इस अज़म का इज़हार किया कि कराची में इंसदाद तजावीज़ात हो या दीगर जो कराची की बेहतरी के लिए काम है उसमें जो पाक फ़ौज है वो कराची की अवाम और हुकूमत के साथ खड़ी है। आपके इल्म में है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जुम्मे को इंशाअल्लाह कराची पहुंच रहे हैं और ख़बर यही है कि कराची के हवाले से एक स्पेशल और बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट की जाएगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी बात हो रही है, उसमें हतमी शक्ल उससे दी जा रही है। उस हवाले से भी हम इस वीक में जो है आपको आगाह कर रहे हैं और मुख्तलिफ आरा लेकर आ रहे हैं। तो अपने पहले सेगमेंट में तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो जहां हम कराची में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की तबाकारियों पर बात कर रहे हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई अजला हैं वहाँ भी हालिया बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तक 16 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 31 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 84 के करीब मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचे और नौशहरा और चारसद्दा में भी दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। तो उसमें हम शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अपने पहले हाफ में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है कराची से, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और मलीर से आप इलेक्ट होकर आए और आपके इल्म है कि मलीर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, मलीर नदी में भी शगाफ पड़ गया था। तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आपके साथ शरीक गुफ्तगू आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, NA 247 से आप इलेक्ट होकर आए हैं और जो क्लिफ्टन डिफेंस के एरिया हैं जहां भी पानी ने बुरी तरह मुतासर किया है, तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमने देखा वहां पर ग्राउंड पर भी मौजूद थे और उनके बयानात भी सामने, इनसे को भी वेलकम करेंगे। नून लीग का मौक़िफ़ भी लेकर आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे और वो MNA तो चिन्योट से हैं लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा कराची में गुजारा है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रहे हैं और कराची के हालात वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी बात करेंगे। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं अगर आपकी इजाज़त हो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। पहले तो आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त मलीर में चूँकि अब कराची में बारिश नहीं हुई और महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा दिनों में बारिश नहीं होगी, रिलीफ एक्टिविटीज़ की क्या सूरत हाल है? लोगों की इस वक्त जो पानी है वो निकल गया है और लोग जो है अब ज़रा ज़्यादा अपने आप को महफूज और सिक्योर समझ रहे हैं। रफ़ीउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इशू ये है कि लोग ज़्यादा सिक्योर इसलिए अपने आप को तसव्वुर नहीं कर रहे क्योंकि जो ज़मीन है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो इमारतें हैं वो मधम हुई हैं और उस किस्म की सिक्योरिटी तो नहीं है। अच्छा। हर आदमी इस टाइम एक परेशानी का शिकार है क्योंकि पानी के टैंक्स जो हैं वो, सेवरेज का निज़ाम, इलेक्ट्रिक का निज़ाम, ये सारा का सारा दरम बरम हो चुका है। तो इस वक्त ऐसा नहीं है कि कराची के लोग कोई सुकून में हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। हर जगह अगर कहीं से पानी निकल भी चुका है लेकिन वहाँ पर इतनी डैमेजिंग हो गई है कि अब नॉर्मल लाइफ नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब जिंदगियाँ नॉर्मल हुई हैं। अच्छा। कराची में लोग अभी भी,
और जिस तरीके से मेरा हल्का है सब डिवीज़न इब्राहिम मैदरी, उसको तो आफत ज़दा करार दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि बहुत से मकानात और बहुत से वो है वो तबाह हो गई हैं बिल्कुल, और फसलें और सारी चीज़ें, लोगों के मकानात, लोगों की जो कारोबार बिजनेस, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आप समझें कि ज़ीरो हो गए। तो अब इसके लिए जिस तरह आपने कहा कि इमदादी तौर पर उनके लिए क्या, तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही है कि कहाँ कहाँ पर किस किस के क्या नुकसानात हुए हैं, और अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाक दोनों मिलकर क्या कराची के लोगों के लिए करती है। लोगों की उम्मीदें और नजरें इस टाइम सिंध हुकूमत और वफाक दोनों की तरफ हैं। चलिए, आप यहाँ बताया कि लोगों की नजरें सिंध और वफाक पे मरकूज है। आफ्ताब सदीकी साहब, आप भी बताइएगा, क्योंकि हमने तो कराची के नशेबी इलाकों के हवाले से तो हमेशा से सुना था कि वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो आपका हल्का इंतखाब है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्लिफ्टन डिफेंस, इसके अलावा और जो एम्प्रेस मार्केट, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है, जो नकासी आपकी सूरत हाल है, वो कुछ पानी निकल चुका है और लोग जो हैं, क्योंकि डिफरेंट वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रही थी, इस वक्त क्या सिचुएशन है? पहले इसकी सिचुएशन का अपडेट दीजिएगा, फिर हम जरा जानेंगे कि जो इंसदाद तजावीज़ात का काम है वो भी अब शुरू हो गया है, तो उसकी जो शुरुआत है वो तो अच्छी हुई है, उससे इंशाल्लाह पाया तकमील तक भी पहुंचाने के लिए सियासी अज़म है। पहले तो बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है आफ्ताब सदीकी साहब आपके हल्का इंतखाब में? जी अनवर साहब, पहले तो मैं बताऊं कि सबको मालूम है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है इस दफा, और ये जो 6 स्पेल था उसमें 350 से 450 mm बारिश हुई है, जो कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले भी जो स्पेल्स हुए हैं और मुख्तलिफ सालों में जो बारिश होती रही है, तो कराची अनफॉर्चुनेटली हमेशा डूबा है। और इस दफ़ा मेरा डिफेंस और क्लिफ्टन का जो इलाका है वो ज़्यादा मुतासिर हुआ, इसलिए कि जो सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे बनाया गया था वो 250 मिलीमीटर 24 घंटे के लिए डिज़ाइन हुआ था, और इस वक्त जो 250 मिलीमीटर 12 घंटे में बारिश हुई है, और उसकी वजह से तो बहुत बड़े इलाके फेज़ 1, फेज़ 4, फेज़ 6 डूब गए, और इसमें से खासतौर से फेज 6 का खासा ही मुतासिर रहा है। अब जाके इंशाल्लाह आज रात को या कल तक वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। मेरे बाकी जो इलाका है खारादर वगैरह, वो कल तक जो है पूरी तरह मुतासिर था, खासतौर से कायद आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन पे 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा रहा है, और हम एज यूजुअल हमेशा ही होता है, हर आफात में हमारी आर्मी रेंजर फ्रंट फुट पे आके काम करती है, और इस दफा भी कराची शहर के लिए वो काम किया गया। असल में बारिशों से जो डूबने वाली सूरत हाल है पूरे कराची की, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले 30-35 साल में जो रूट कॉजेज सामने आए हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट, और ख़ास तौर से नालों के ऊपर नालों की सफाई ना होना, जो बल्दियात थे उनके पास इख्तियारात का रोना था, वो भी 30 अक्टूबर को सिलसिला ख़त्म हो गया। अब तो इस शहर कराची में सिवाय बल्दियाती मिनिस्टर के और कोई भी काम करने के लिए है नहीं। टीसीज वगैरह होंगे मगर वो भी अब फुली ऑपरेशनल नहीं है। कराची शहर से पानी जरूर निकल गया है मगर छोटी स्ट्रीट गलियों में अभी भी पानी है, और जो सबसे बड़ी अलमनाक बात है कि यहाँ पर बीमारियां फूटने का खदशा है, मच्छर मक्खी बढ़ गई हैं क्योंकि पानी तो निकल गया, उसके पीछे कीचड़ मौजूद है और जो नालों का जो कचरा था वो भी मौजूद है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे इदारे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिसाइज रहे हैं, उसके बाद वो कोलैप्स कर गए हैं। इस वक्त आज भी देखें कि आर्मी चीफ आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि तरजीहात का इशू है कराची में। वसाइल तो अपनी जगह, वसाइल तो अभी इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके प्रोवाइड करेंगे। असल चीज है कि आपके पास नियत और तरजीहात, अब तरजीहात को स्टैब्लिश करना होगा। कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसकी रिहेबिलिटेशन करनी होगी और उन नालों को परमानेंट बेसिस पे हमें मेंटेन करना होगा, और ये नहीं कि जुलाई में बारिश होती है तो जून में हम जाके ये कर दें। इस वक्त पूरा शहर की हालत बहुत तशवीशनाक है, ना पानी का अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है। कराची में आप देखें इतने बड़े 3 करोड़ की आबादी के लिए एक बस गवर्नमेंट लेवल पे मौजूद नहीं है। रेस्क्यू का कोई डिपार्टमेंट सिंध में या कराची में नजर नहीं आता जैसा केपी में या पंजाब में नजर आता है। के इलेक्ट्रिक के अपने बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसको हमने कराची के एमएनएस ने असेंबली में भी उठाया और प्रेशर हमने डेवलप किया हुआ है।
इसी तरह जो है पानी का सबसे बड़ा इशू है कराची में, 1400 MGT वाटर चाहिए। आफ्ताब साहब, आपने हम इश्यूज उठाए, मैं जरा रफीउल्लाह साहब से जानूंगा, आपने सही कहा कि इश्यूज की निशानदेही तो हम देख रहे हैं कि जब से ये बारिशें आई हैं जी और इनकी तबाहकारी हो रही, इश्यूज की निशानदेही हो रही। अब मैं चाहूंगा कि जरा सोल्यूशन बेस्ड गुफ्तगू हो कि निशानदेही के बाद और इस मेरे ख्याल में इंतहाई जो कराची के शहरी को मुश्किलात थी, अपॉर्चुनिटी अब निकली है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल और हमारी जो मिलिट्री है वो एक ही सफ़े पे है, क्योंकि कराची के वाले से मुझे जो इतना नॉलेज मिला है इन प्रोग्रामों से पता चला कि कराची में तो मुख्तलिफ जो चेन ऑफ कमांड्स हैं, कंटोनमेंट बोर्ड है, डिफेंस है, कराची KMC है, सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, मुख्तलिफ इख्तियारात, मुख्तलिफ तजावीज़ात। तो अगर रफीउल्लाह साहब, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी चूंकि आपकी हुकूमत है, आप MNA हैं, और गिला ये होता है चाहे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब की जमात हो या MQM की, कि पीपल्स पार्टी को सीटें उतनी नहीं मिलती जितनी अंदरूनी सिंध में मिलती हैं, इसलिए शायद ओनरशिप कम है। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में मौका बेहतरीन है कि अब तो तमाम जो आप लोगों का गिला होता है कि जी ये हमारा हदूद इधर नहीं आती, हमारे इख्तियार यहाँ पर नहीं, अब तो तमाम लोग एक सफ़े पर हैं, तमाम बड़े, कि कराची में तब्दीली लाई जाए। तो पीपल्स पार्टी लीड करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी सूबाई हुकूमत है, लीड आप लोगों ने करा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप लोगों ने लगाना है कराची और दीगर शहरों के। देखें, बिल्कुल मैं एक बात आपको बताऊं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि महर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था, और कराची में 6 DMCs थी, जिसमें से 4 DMC मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थी जी। हम इन चीज़ों की तरफ आज मेरा ख्याल है नहीं जाना, मेरा अपना ज़ाती मेरी ख्वाहिश है कि हम ना जाएं, ठीक। लेकिन ये एक हकीकत है कि देर आए दुरुस्त है। आज PTI के जो दोस्त हैं उन्होंने PM साहब को इस चीज़ पर एग्री कर लिया है कि PM साहब आएँ कराची में और किसी पैकेज का ऐलान करें, जिस तरह PM साहब ने 162 अरब का मुत्तहिदा से कमिटमेंट की थी। इसी तरीके से मेरी ख्वाहिश होगी कि 162 अरब रुपए मुत्तहिदा की क़यादत से या मुत्तहिदा की पार्टी से उन्होंने कमिटमेंट की, और इसी तरीके से अपने जो उनकी पार्टी के MNAs हैं 14 कराची शहर से, को इस किस्म का एक और भी अनाउंसमेंट करें, पैकेज दें, जो कि कराची के अवाम और इनके MNAs भी अपने लोगों में प्राउडली इस चीज़ को लेके जा सकें कि जो मैंडेट कराची का इन्होंने इनकी यहाँ के लोगों ने दिया है और ये डिलीवर कर सकें, जिसका फ़ायदा कराची में रहने वाले। देखें, कराची एक मिनी पाकिस्तान है, फंड देने जाएगी, आपको KP अपना हिस्सा डालेगी, सूबाई हुकूमत भी डालेगी, 2600 अरब रुपए कराची जो है वो टैक्स देता है। देखें, कराची में जो अभी जो ये निज़ाम हुकूमत चल रहा है, अगर मिसाल के तौर पे 50 अरब रुपए मेहर कराची को दिए गए थे तो वो सिंध हुकूमत ने दिए थे। DMCs को जो अगर फंड दिए थे तो वो सिंध हुकूमत ने दिए थे। या अभी थोड़ा बहुत पॉइंट स्कोरिंग से हट के मैं बड़ा इसलिए आज वो के चल रहा हूँ, सिक्योर हो के चल रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि हम किसी भी वजह से किसी भी इस कराची के इस इशू को किसी सियासी उसमें ना लेके जाएं। सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम, उन लोगों का कोई मदावा हो, कोई कराची के लोगों का कोई ऐसा हल निकले कि जिससे कराची के लोगों को कुछ तो सुकून मिले। आज भी अगर मैं पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दूं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब को कहूं कि ये है या वो है, मैंने तो फ्लोर पे भी कहा था कि कराची में 22 MNAs हैं जिनमें से 3 MNAs को फंड नहीं दिया गया, और मेरी ख्वाहिश थी कि आफ्ताब सिद्दीकी या और ऐसे संजीदा दोस्त जो हैं जो PTI में, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जी अगर हम ये 19 MNAs को दे रहे हैं तो इन 3 MNAs को भी दे देना चाहिए, ताकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पैसा इसी कराची में लगाएंगे। और जिस तरह आफ्ताब सिद्दीकी साहब या इनके और कुलीग्स पैसा लगा रहे हैं, वो PWD की, हमें भी PWD के जरिए वो फंड दिया जाता है इलाके में। कैसर शेख साहब भी हमारे साथ हैं, आपकी आज मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की। कैसर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शेख साहब, आप इस वक्त मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब की डिनर पे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम फॉर अस। मैं आपसे जानना चाहूंगा शहबाज शरीफ साहब के दौरे कराची का टेक अवे क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं, सियासी मुलाकात अपनी जगह, APC हुकूमत को गिराना है, नहीं चल रहा, या हुकूमत ने काम नहीं किया, टेक अवे क्या है शहबाज शरीफ साहब के दौरे कराची का? कराची वालों ने इसको बड़ा खुश आइंद लिया है
जब मियां साहब खुद जाके उन जगह का विजिट किया है जो तबाही हो रही है कराची में, अच्छा, जो हालात खराब हैं, और जिस अंदाज से उन इलाकों में मियां साहब गए हैं, उनको बड़ा वेलकम किया गया है और उन्होंने बड़ा अच्छा किया। हमारी बार की इन्विटेशन पे कराची से आए और खुद इन हालात को देखें कि कराची वाले लोग किस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं और किस तरह आपको चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा आज खुशहीन था जो आज उनका दौरा था। अच्छा। और जरदारी साहब ने जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने आपको कुछ बताया, क्योंकि आप इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ ही मौजूद हैं, उसमें क्या आप मामला तय पाए हैं? वो भी बड़ी, उसका भी बड़ा चर्चा है उस मुलाकात का। मैं उससे मुलाकात में शामिल नहीं था और मैं अभी कोई खबर तो होगी आपके पास? जी मैं थोड़ी देर में आपको बता देती हूँ। चले, ठीक है, चले, आई कैन अंडरस्टैंड, जाहिर बात है। अच्छा, आफ्ताब सदीकी साहब बताइएगा, जो आगा रफीउल्लाह साहब ने बहुत अच्छा ये जेस्चर दिया कि वो आज वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, वो चाहते शहर कायद के जो शहरी हैं उनके मसाइल का हल निकल सके। आप लोगों को भी फंड्स मिले, 162 अरब रुपए की बात पीपल्स पार्टी करती है, और जो MNAs उनको फंड्स मिले। आप समझते हैं अब कराची को, जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा, वसाइल की कमी नहीं है, तरजीहात की दुरुस्तगी है। तो तरजीहात की दुरुस्तगी में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितनी उनकी आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि जो कराची के सुलगते हुए मसाइल हैं उनके हल की तरफ हतमी पेशरफ्त हो सके? और ये 3 MNAs को फंड मिलना चाहिए या नहीं? और क्या 3 MNAs को आफ्ताब साहब फंड मिलना चाहिए? एक तो उनमें आगा रफीउल्लाह साहब भी शामिल है, एक कादिर पटेल साहब होंगे और तीसरे भी पीपल्स पार्टी के होंगे। सदीकी अब्दुल करीम साहब जी। आफ्ताब साहब मुझे सुन सकते हैं? चले, हम कोशिश करते हैं आफ्ताब साहब से हमारा राब्ता जाए। आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ही बता दें, जो आज जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, वो तो कैसर शेख साहब कह रहे थे, वो बताएंगे थोड़ी देर में। आपके पास क्या खबर आई है, क्या मामला तय हुए हैं? एक तरफ तो हम बात करें सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन की, और दूसरी तरफ अपोजिशन एक महाज बनाने जा रही है हुकूमत के खिलाफ। तो ये साथ साथ कैसे चीजें चल पाएंगी? नहीं, देखें, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज नहीं, हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो राय रास्त पे आए। हुकूमत की जो चीज़ें मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत है, और देखें बड़ा क्लियरली तमाम इदारों ने कह दिया है कि खान साहब अब ज़िद छोड़ें और आगे चलें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। अगर आप इस तरीके से इल्ज़ामात के ऊपर स्टोरीज को चलाएंगे तो फिर हर आदमी हक रखता है कि देखें, जनाब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब आए और एडवाइज़र बने वज़ीर आज़म के, और उन्होंने अपने असासे जब डिक्लेयर किए तो उसके फ़ौरन बाद क्या क्या स्टोरी और क्या क्या बातें आई, जिसका इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करेंगे और वो ये क्लियर करेंगे कि ये एक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक इदारे को या सीपेक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हम चाहते हैं कि इससे गवर्नमेंट इदारे इनसे बाहर हो। अगर मुझ पर कोई चार्जेस हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई करप्शन की है, तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पॉलिटिकल निज़ाम के ऊपर या उस इदारे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ज़ाती फेल होना चाहिए, और यही चीज़ हम गवर्नमेंट को चाह रहे हैं। और अपोजिशन के यही वेरी फर्स्ट डे से यही है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आज भी कह रहे हैं। बुनियादी वजह ये थी। हम ये नहीं कहते कि आपको, जब हम ये बात कहते हैं उसमें कोई NRO की बात नहीं होती, उसमें ये नहीं है कि किसी करप्शन को आप अकाउंटेबिलिटी ना करें। हम चाहते हैं कि आप मुल्क को आगे लेके चले, वो पोर्शन आपका चलता रहे। देखे ना, खान साहब खुद कहते थे कि जब इल्जाम लगेगा तो स्टेप डाउन हो। आज खान साहब को प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वजीर आला पंजाब पे हुआ, मुख्तलिफ मिनिस्टरों पे इस टाइम इल्जामात हैं और वो स्टेप डाउन नहीं, वो चीजें लेके चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि रियासत को आगे चलना चाहिए। ठीक है, करप्ट अनासिर चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी लेके चले, लेकिन ब्रेक ना लेके आए, बैरियर ना लगाएं। चले, मैं अगर आप बैरियर लगाएंगे, से पूछते तो आफ्ताब साहब से, और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि लोगों का एतमाद उठ जाए
अगर लोगों का एतमाद उठ जाए इस जमहूरी निज़ाम पर, ये नुकसान है। मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई आज फेल होती है और ये जमहूरी निज़ाम को लोग बुरा कहने लग जाएं, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बुरी बात है। ठीक कह रहे हैं आप। ये मैं जी तमाम आफ्ताब सिद्दीकी साहब के पास जाऊंगा। के लिए बुरा शगुन है। जी सर, आपका नुक्ता आ गया। जी आफ्ताब साहब, जो लुब्बे लुबाब ये है कि आगा रफीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जरूर चलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बेहतर इस तरह के अमल हो तो जमहूरी निज़ाम भी कामयाबी की जमानत हो जाएगी और लोगों को जो जमहूरियत से तवक्कुआत होती है वो भी पूरी हो सकेंगी। तो पीटीआई तैयार है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ साथ चलने के लिए भी, और साथ में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो भी साथ चले बैक वक्त। मल्टीटास्किंग के लिए तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखें असेंबली का जो निज़ाम है वो चलना चाहिए ताकि लेजिस्लेशन हो। पहले दिन से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया उस दिन से ये असेंबली चलने ही नहीं देते। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप ऑन एयर हैं जी, प्लीज। जी अच्छा, उस दिन से असेंबली चलने ही नहीं देते। किसी ज्वाइंट सेशन हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पीच हो, उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पीच को भी ये लोग नहीं चलने देते, बायकॉट कर देते हैं, शोर कर, सारी चीजें जो है ना ये हो रही होती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि ये आए असेंबली में और असेंबली के निज़ाम को चलाएं, लेजिस्लेशन को चलाएं, तो आगे मामला बढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप सिंध असेंबली को देखें तो सिंध असेंबली में भी आज तक एक बिल हमारा अटेंड नहीं किया इन्होंने, एक बिल पास नहीं होने दिया। जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसमें अपोजिशन के लोग नहीं है, जबकि नेशनल असेंबली में अपोजिशन के लोग भी हैं और स्टैंडिंग कमेटी में भी हर तरह से एकोमोडेट किया हुआ है। और आप अगर रिकॉर्ड उठाएं नेशनल असेंबली का और सिंध असेंबली का, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के। जिस तरह स्पीकर साहब ने अपोजिशन को टाइम दिया, चाहे वो बजट सेशन हो चाहे रेगुलर हमारा जो चल रहा होता है सेशन, उसमें एज कम्पेयर टू सिंध असेंबली, तो सिंध असेंबली में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं होती, माइक बंद कर दिए जाते हैं। आप टाइमिंग ही खाली अगर देख लें तो बहुत फर्क है। लेकिन मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए और अपोजिशन को भी सलीम अता करे कि वो असेंबली के सेशन को चलने दे। आफ्ताब साहब, आप सही कह रहे हैं कि सेशन को चले दे। ये बताइएगा कि चूंकि सवाल वो किया था फिर राब्ते में थोड़ा खलल था, अगर रफीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फंड्स का शिकायत उन्होंने की कि जो पीपल्स पार्टी के एमएनएस है उनको फंड्स नहीं मिला, पीटीआई के एमएनएस को मिला है। और दूसरा 162 अरब रुपए की बात की गई थी एमक्यूएम के साथ बकौले आगा रफीउल्लाह साहब का। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे जब सवाल किया उनका हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वफाक भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है कराची की डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जो 162 अरब रुपए की बात कर रहे हैं वो एमकेएम के साथ बात नहीं थी, वो कराची की एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी थी जिसने एक पैकेज तैयार किया था जिसमें 100 बिलियन जो थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए थे, उसके वो एक सेपरेट था। और 62 बिलियन में से 32 बिलियन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए थे और 32 बिलियन मजीद। उसमें से 6 फ्लाईओवर का इफ्तिताह हो चुका है, मंगोपीर रोड बन चुकी है, नस्टा रोड बन चुकी है, ग्रीन लाइन के लिए बसेस ऑर्डर हो गई हैं, फायर टेंडर्स के लिए 50 से ज्यादा फायर टेंडर ऑर्डर हो चुके हैं। जिना पे मलिर जिले में ये ब्रिज बनने जा रहा है, ये सारे काम हुए हैं। और अब आप देखिए जो कराची की जरूरतें हैं, एनएफसी के बाद ये जरूरतें ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट ने पूरी करनी है, मगर क्योंकि कराची रेवेन्यू इंजन है, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची के लिए हमारी गवर्नमेंट भी और खासतौर से जो मैंडेट हमें मिला है, प्राइम मिनिस्टर साहब अब फ्राइडे को आ रहे हैं एक बहुत बड़े पैकेज के साथ जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम से है। और ये इसकी एग्जीक्यूशन फेडरल सिंध गवर्नमेंट और हमारे जो इदारे हैं उनके साथ मिलके होगी। इसमें तरजीहात भी सेट हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो अभी उन्होंने एक हफ्ता टाइम लिया बारिश के बाद, उसकी वजह यह थी कि होमवर्क हो रहा था, एनडीए में ऑन बोर्ड थे, मुख्तलिफ इदारे ऑन बोर्ड थे। और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ अगर रफीउल्लाह साहब से भी कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लाए जो कराची के हवाले से एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो, तो कराची बेहतर होगा। रफीउल्लाह साहब भी यही रहते हैं। और अगर हम लोगों को कराची बेहतर होगा, इससे बेहतर हमारे लिए और क्या चीज हो सकती है। जी रफीउल्लाह साहब, आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आएंगे जो कि अब, क्योंकि अब तो बल्दियाती इदारे खत्म हो गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को कब लेकर आएंगे जिसपे कंसेंसस हो और जो डिलीवर करे और गैर मुतनाज़े हो?
देखिए, अभी तक जो नहीं हुए उसकी वजह भी यही है कि मशावरत चल रही है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। और दूसरी बात यह है कि मैंने इस आपके प्रोग्राम में 8 दफ़ा कह चुका हूँ, हमारे आफ्ताब भाई जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं, उनको कहें ना कि ये 3 है, मैंने उसको फंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे क्यों नहीं कमेंट्स करते हैं? जी आफ्ताब साहब, इस पे कमेंट कर दीजिए ना, वो चाह रहे हैं। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आगा रफीउल्लाह साहब, चाहूंगा कि ट्रेडिशनली क्या इससे पहले आप लोगों ने जब भी फंड रिलीज किए या नून लीग ने किए, क्या आपने अपोजिशन को किए? पर इसका जवाब देते हैं, पर उसका खुद ही जवाब इनको मिल जाएगा। कहते हैं क्या कभी आपने किए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर यूसुफ रजा गिलानी ने सबसे ज्यादा फंड अपोजिशन के लोगों को दिए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस फर्क किया हो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये रिकॉर्ड किसी भी एमएनए से पूछ लें, यूसुफ रजा गिलानी के, और जो अपोजिशन में रहो उनसे कहें कि आपको ऐसे एमएनए से जिनको 1-1 अरब रुपए एक साल में दिया है। ठीक है, तो आपको और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं और उस पर मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये बात गलत साबित हो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। तो आफ्ताब साहब, लेकिन अगर अच्छे काम की इब्तिदा आप लोग ही कर लें। जी, वो हम देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा रफीउल्लाह साहब, फिर मैं आपको कमेंट्स कर सकूंगा। अच्छा, ये मुझे जरा बताइएगा, आप जरा, मैं इस पे जाना चाहता हूं कि जो सब्सटेंशियल इशू है, ये जो इंसदाद तजाविजात है। अरे आफ्ताब भाई, एक मिनट देखें, एक मिनट। अगर आप ये कह दें अगर हमने दिए हुए हो तो क्या होगा, नहीं दिए, अगर मैंने साबित कर सका तो मैं आपके साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं इसका जुर्माना भरूंगा। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये 100% हल्फिया बात है और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये बात आप सिर्फ ये कमेंट्स कर देंगे अगर हमने दिए हुआ तो हमारे साथ क्या होना चाहिए। चलिए, ये आपका नुक्ता आ गया। मैं जरा कैसर शेख साहब दोबारा आए, चूंकि वो बीच पे। कैसर शेख साहब, बताइएगा, अब कराची के मसाइल के हल के लिए आपकी क्या राय है? आपका बड़ा तजर्बा है, कराची के मुख्तलिफ जगहों पे आप रहे हैं, आपने सर्व किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट। आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए कराची में, कैसर शेख साहब? अनवार, इस वक्त क्योंकि मियां साहब तकरीर कर रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। कराची के लिए देखिए ना कि जब तक हम सबको साथ मिला के, कराची सबका शहर है, किसी ने इसको ओन नहीं किया, हम सबको मिला के मशवरा करके ये कोई बनाएंगे और लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा एम्पावर करेंगे, तभी ये कराची बेहतर होगा। तभी लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हमें एम्पावर करना पड़ेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटर लगना है उस पर भी कोई शब्द राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं अगर रफीउल्लाह साहब ये आपसे जानना चाहूंगा, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, अब उनको किस खतूत पे होना चाहिए इसका आगाज जो है? क्योंकि हम गुजर नाले का सुनते हैं, हम डिफरेंट नालास का सुनते हैं कि वहां पर अब स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं और जो पानी का बहाव था उसको रोक लिया गया है। फिर कुछ तजाविजात लीगल है, कोई इलीगल है, काम शुरू हो गया और अब इस ड्राइव को कोई टाइमलाइन देनी चाहिए कि कितने वक्त में इसका खात्मा होना चाहिए। देखें, इसको अभी भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, अभी भी इसके साथ ज्यादती की जा रही है। अभी जो एनडीएमए है वो ये चाह रही है कि हम 250 मीटर इस तरफ और 250 मीटर एक तरफ गुजर नाले के हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे। देखें, 250 मीटर जो है वो टू मच है, 250 फीट भी बहुत ज्यादा है। आप ये कहें कि गुजर नाला जितना है उसके बाद हम 20-25 फीट इस तरफ, 20-25 फीट इस तरफ, दोनों साइड पे रोड बनाएंगे, ये तो काबिल कबूल है। अगर आप कहते हैं कि गुजर नाला के या हर नाले के दोनों तरफ 250 फीट आप इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका मकसद ये है कि आपकी नीयत ही यहाँ गलत है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा है और मेरी ख्वाहिश है कि पीटीआई के दोस्त भी इसके ऊपर जो है एक अच्छी राय रखें, क्योंकि देखें जो लोग आबाद हैं ये लोग तमाम पाकिस्तानी, हमें जो लोग वहां से उठाए जाएंगे उनके लिए भी कोई अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन गुजर नाले के दोनों साइडों पे 25 फीट इनफ है, दोनों साइड पे 25 फीट आफ्ताब साहब का भी नुक्ता नजर लेते हैं। लेकिन अब जो एनडीएमए चाह रही है ये ऐसी बात है जो पॉसिबल नहीं है। चलिए, इसके आफ्ताब साहब आपकी क्या राय इस हवाले से? जी देखिए, एक तो ये कि 250 मीटर की जो बात कर रहे हैं रफीउल्लाह साहब, वो किसी तरह भी करेक्ट नहीं है। मेरे पास भी जो इंफॉर्मेशन है वो टीवी के थ्रू है कि आज 109-110 फुट की बात हो रही थी, अभी मैंने न्यूज में देखा है। दूसरी बात ये है कि एनडीएमए कराची को हेल्प और सपोर्ट करने आई है और वो एक जो हमारी कमेटी बनी है उस कमेटी के कंसेंसस के बगैर ये एनडीएमए काम नहीं कर रही, ना करेगी। तो इसको डिस्प्यूट करना या इसके ऊपर ये कहना कि वो गलत कर रहे हैं और ये नहीं है, आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑन बोर्ड है।
दूसरी जगह इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कैसे हो सकती है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर मैं आपको बोल रहा हूं, आज मसाजिद में ऐलान क्यों कराएं? जी जी, मुझे बात खत्म करने दे। मैंने कहा ना, मेरी सोच सिर्फ टीवी है, अब और कोई टीवी नहीं थी। 2-3 दिन लेकिन आप सही बात कर रहे हैं भाई। तूने यार रफीउल्लाह साहब प्लीज मुझे बात करने दीजिए। आप माशाल्लाह सेंसिबल बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए ताकि एक अच्छा प्रोग्राम हो जाए। जी जी, मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने हल्के में पानी में खड़ा हुआ हूँ, ट्रैक्टर के साथ, मोटरों के साथ। तो मेरी जो सोच थी अभी एक न्यूज पे थी, वो मैं आपको बता दिया। और अगर कोई मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है। एक बात जो हम चाहते हैं वो क्या कि जो लोग भी जिन्होंने इंक्रोचमेंट भी किया है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें फेडरल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे सकती है। असल चीज अनवर भाई ये है कि ये इसको इजाजत आपने कैसे दी, क्यों करने दी? खाली इंक्रोचमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत हुई है। मुख्तलिफ जगहों पे पोर्शन बन रहे हैं, इवन ये कि पॉश इलाकों में भी। आपका जो इदारे, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो इदारे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे करप्शन भी है, पॉलिटिसाइज भी है। ये कराची शहर के मसलों का रूट कॉज सबको पता है। अब सोल्यूशन की बात आ रही है। सोल्यूशन ये है कि जो नाले जिनको श्रिंक कर दिया गया, चाहे मलिर नदी हो, लियारी नदी हो, गुजर नाला हो, इंक्रोचमेंट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, उनको इतना श्रिंक हो गया कि वहां पे इक्विपमेंट जा सकता है। और जो अलमिया है वो ये कि वहां पे जो लोग रहते हैं, इस वक्त जो मेरे पास नंबर है 10 लाख मकानात हैं वहां पे, और उसके ऊपर 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो 50 लाख अफराद हैं जिनको रिहेबिलिटेट करना होगा। इसका प्लान सिंध गवर्नमेंट को बनाना होगा। और दूसरा ये कि इन इलाकों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ना उनको तालीम मिल रही है, ना उनको स्कूल का पता है। स्कूल का पता है तो प्ले ग्राउंड नहीं है वहां पे, किसी किस्म की इसको म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं है वहां पे। अल्लाह ना करे कि क्राइम्स बढ़े और वहां से जो हमारे बच्चे पैदा हो जाहिल, अनपढ़, वो एक बड़ा हमारे सोचने की बात है तमाम गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या बल्दियात हो। इसमें फेडरल गवर्नमेंट तो 18वीं टर्मिंग के बाद सिर्फ सपोर्ट दे सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट एनडीए में भेज सकती है। असल जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है कि उसको देखना है कि कैसे रिहेबिलिटेट करना है और कैसे इन चीजों को मैनेज करना है। अनवर भाई देखें, जो मैंने अभी बात की है वो उसको सोच के बड़ा दिल दुखता है कि हमारे जो नस्लें हैं, जो इन इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं है, दुनिया का नहीं पता। ये आप सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। अगर रफीउल्लाह साहब, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। अनवर भाई देखें, अनवर भाई एक बात कर ले। ये सिर्फ आफ्ताब भाई की जो है ना, जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो बातें की थी ना, बस उस पे कायम रहे। आफ्ताब भाई का भी मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है। आफ्ताब भाई को बोला अपनी बातों पे खड़े रहे, हम आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला ताकि हर चीज मैं कह रहा हूं हर आदमी को अकाउंटेबिलिटी के लिए होना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे आफ्ताब भाई हो, चाहे या कोई किसी इदारे का बंदा हो। आफ्ताब भाई इस पे मेरे साथ कमिटमेंट रखें, सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होना चाहिए। कैंटोनमेंट और डीएचए के हवाले से कम उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं रेजिडेंट्स की, हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, रोड मैप मिल गया है, टाइमलाइन मिल गई है, जिसके हिसाब से ये बेहतर हो जाएंगे। कराची शहर की तो अभी टाइमलाइन। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सदीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और अगर रफीउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों ने अच्छी गुफ्तगू की। अनफॉर्चुनेटली कैसर शेख साहब जो कि उस तकरीब में मौजूद हैं शहबाज शरीफ जहाँ इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, लिहाजा नून लीग का नुक्ता नज़र उस तरह नहीं आ सका। लेकिन ये है कि आज वहाँ कायदे इसमें इख्तलाफ मौजूद थे और वहाँ उन्होंने मीटिंग्स भी की। आने वाले दिनों में जो उनकी सियासी मुलाकात है उसके सियासी मुज़मरात पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेने से कबल हम अब आपको बताते चले, जैसे हमने शुरू में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी की वजह से काफ़ी तबाही हुई है। बिलखसूस जो बलाई इलाके हैं, बलाई अजला है, स्वात है, शांगला है, दीर है, अपर दीर है, चित्राल है, बालाकोट है, हज़ारा डिवीज़न है, वहाँ का भी अहवाल जानेंगे। 16 जाने जा चुकी हैं, 31 अफराद ज़ख्मी हैं और नौशहरा और चसदे में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। क्या वहाँ पर इमदादी सरगर्मी है, ये जानेंगे शौकत यूसुफ़ज़ई से एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए।
मौसम बरसात में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। छतों की मुकम्मल सफाई, मरम्मत और नकासी आब का लाजमी इंतजाम करें। नशेबी इलाकों, बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ज़ेर तामीर और मखदूश इमारात के साथ खुदाई हरगिज न करें। बच्चों को बरसाती नालों और गढ़ों में जमा बारिश के पानी में हरगिज नहाने न दें। बारिश में भीगे बरक़ी आलात और जमीन पर गिरी तारों को न छुएं। तुग़यानी की सूरत में दरियाओं के करीब खतर न जाएं। बरसाती नालों को साफ रखें और इनमें कूड़ा करकट न फेंकें। फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ज़राया अबलाग के जरिए मौसम की सूरत हाल से आगाह रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर इत्तला दें। मानसून के साथ साथ कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल करें। हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में होने वाली सैलाब और बारिशों के बाद तबाहकारियों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, चूंकि आपका खुद का ताल्लुक भी शांगला से है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, उसमें स्वात, मालाकंड, बहरेन, कलाम बुरी तरह मुतासिर हुए हालिया बारिशों और उसकी वजह से जो दरियाओं में तुग़यानी आई है। और अब यह भी बताया जा रहा है कि चारसद्दा और नौशहरा में भी दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ बताएंगे। 16 अफराद की जाम बहक होने की इतलात हैं, 31 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ वो किस नहज पे हैं और बड़ी तादाद में सयाह भी इस मौसम में स्वात आते हैं, उनको कैसे सेफ एग्जिट देने के लिए सूबाई हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त काफ़ी अजला ऐसे हैं जिसकी जो राब्ता सड़कें हैं वो टूट फूट गई हैं, उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, जिसमें शांगला भी है। आपने सही कहा। और स्पेशल जो अपर कोहिस्तान है और चतराल है, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। फिर बहरैन और मदियन भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि बारिशें बड़ी तेज़ हुई और लगातार रहीं 2-3 दिन तक, और दरियाओं के अंदर तुग़यानी भी आई, काफ़ी दरिया बपर गए और इसकी वजह से जो करीबी इलाके थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए, उनकी वजह से मुश्किलात हैं। लेकिन आप देखें कि उसके फ़ौरन बाद कल से आप देखें कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी तेज़ कर दी गई हैं, और जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं मुतासरा इलाकों में, उन सबको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मुतासरीन को जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की अशिया और टेंट वगैरह जितने भी है, बर्तनों की ज़रूरत है, उन सब तक के फ़ौरी तौर पे उनको पहुंचाया जाए। तो ये काम तो हो रहा है। और साथ साथ जो लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, उसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। तो उन तक इंशाअल्लाह ताला कल तक कोशिश की जा रही है कि उन तक माली इमदाद भी पहुँच जाए। ज़ख्मियों की भी माली इमदाद का ऐलान हुआ है, उन तक भी इंशाअल्लाह ताला कल तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, ये वो इलाके हैं जो हर साल या हर उसमें इस तरह के नुकसान तो होते हैं, लेकिन कभी कभार बारिशें कम होती हैं, कभी नुकसान कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लेकिन ये नेचुरल डिज़ास्टर है। नेचुरल डिज़ास्टर को ये जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत ने पहले से कोई हिफाजती इकदाम नहीं उठाए जिसकी वजह से नुकसान, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब आसमानी बिजली गिरती है कहीं पर भी गिर सकती है, और ये हुआ इस तरह। मदियन में भी आपने देखा काफ़ी लोग उससे मुतासर हुए। ये पहाड़ी एरियाज़ हैं, ये कोई कराची है और उसका शहर नहीं है जो नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है उनका शहर, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से। यहाँ वो इशू नहीं है। यहाँ तो आप देखें कि एक वक्त जब सैलाब आता था, इस तरह की बारिशें होती थी, तो पेशावर, नौशहरा ये डूब जाते थे। उसके लिए जब से हमारी हुकूमत आई है, पिछली गवर्नमेंट में, उन्होंने काफ़ी काम किया उसके, और जिसकी वजह से अब पेशावर, नौशहरा सैलाब से बचे हुए हैं। और कोशिश हो रही है कि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा महफूज बनाया जाए। लेकिन आपको मुझे बताइएगा, कतरा कलामी के लिए माजरत, जो आपने सही कहा कि पहले सैलाब आया था 2010 में, उस पर बड़े पैमाने पे तबाही आई थी। अब ये जो बारिशें हुई गैर मामूली हुई हैं, इस पर मेरे दो सवाल आपके सामने रखूंगा कि एक तो हम जब गुफ्तगू करते हैं कहते हैं अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बारिशों की जो गैर मामूली नेचर है इसमें इजाफा हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन भी इन इलाकों में हो रही है। आपने सही कहा कि ये है तो पहाड़ी इलाके, लेकिन जब दरख्त नहीं कटेंगे और दरख्त मौजूद होंगे और जो मौसम का एक टेम्परेचर रहेगा तो ग्लेशियर ज़्यादा नहीं पिघलेंगे और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। आप तो बिलियन ट्री सुनामी, आप लोगों ने तो कहा कि हम लोगों ने दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा,
जो दरिया का बहाव है उसके साथ साथ जो इमारतें या तजावीज़ात बन जाती हैं वो सबसे पहले इसकी निशाना बनती है। तो इंक्रोचमेंट्स जो मौजूद हैं या उन्हें ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि 2010 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रोच जो होटल्स थे या जो और जगह थी, घर बन गए थे, वो तबाह हो गए थे। देखिए, दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं ना। एक तो डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ये माजी में होती रही है और उसकी वजह से बारिशें, सैलाब, ये उसमें इजाफा भी हुआ, उसकी वजह से नुकसानात भी ज़्यादा हुए। लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई, बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा शुरू किया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उस तरह की तबाहकारियाँ नहीं हो रही हैं, इस तरह के सैलाब जो पूरे गाँव जो वो डूब जाते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी शौकत साहब, देखिए, आपने जो बात की ना डिफॉरेस्टेशन की, इसमें बिल्कुल हकीकत है और माजी में ये हुआ भी है। तो आपने देखा कि बड़े पैमाने पे जंगलात काटे गए गैर कानूनी तरीके से, उसके नुकसानात भी आपने देखे, 2010 के सैलाब में भी देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हमारी हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा शुरू किया तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये कि उसमें टाइम तो लगेगा, जंगल बनते बनते तो काफ़ी अरसा लगता है, काटने में कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन ये कि आपकी बात दुरुस्त है, उस पर भी काम हो रहा है, कोशिश हो रही है कि अभी मज़ीद और मज़ीद दरख्त लगाए, जहाँ पे हम नहीं पहुँचे वहाँ पे भी पहुँचे। जो दूसरी बात आपने की, देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान ने आज भी वो तमाम दिन बैठे रहे और मैं ख़ुद भी उनसे मिलकर आया, जो जितने इलाकों में नुकसानात हुए उनका जायज़ा भी लिया। फिर उसके बाद कल से इंशाअल्लाह ताला वो अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। अच्छा। वो स्वात जा रहे हैं, फिर उसके बाद चतराल, अपर कोहिस्तान, शांगला, उनका विज़िट भी करेंगे। और ये भी कोशिश हो रही है कि जितने भी कमिश्नर साहिबान हैं, जैसे मलिक एंड हज़ारा, उनसे भी कहा गया है कि आप असेसमेंट कर लें कि नुकसानात कितने हुए हैं, कितने लोग जाँ बहक हुए हैं, कितनी सड़कें ख़राब हुई हैं, कितनी पानी की स्कीमें ख़राब हुई हैं, तो कितने जख्मी हुए हैं, घर मकानात, तमाम के तमाम डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है। हो जाता है, मैंने कहा था दरिया के बहाव में साथ साथ आबादियां बन जाती हैं, होटल बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं, ये अगर आप स्वात से कलाम की तरफ जाएं तो वो चूँकि आपको पता है ज़मीन काफ़ी महंगी होती जा रही है, वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे लोग टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं उस इलाके में। तो ये बदकिस्मती है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो इंक्रोचमेंट करके दरिया के किनारे या उस पर मिली भगत करके इस तरह के वो बना लेते हैं। लेकिन इस पर इंशाल्लाह एक्शन लिया जा रहा है। ये सीएम साहब ने भी कहा है, क्योंकि उनको जो इत्तलात ज़्यादातर मिल रही हैं वो यही है कि जो दरिया के किनारे, चाहे वो गैर कानूनी मकान बना है, चाहे वो गैर कानूनी होटल बनी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इस पर एक्शन लिया जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि जितने भी गैर कानूनी होटल बने हैं या मकानात बने हैं, तजावीज़ात हुई हैं, उनको इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे हटाया जाएगा। अच्छा शौकत साहब, आप कह रहे थे कि दरख्तों की कटाई ज़ाहिर बात है माजी मुहिम, मैं ऐसी जान रहा हूँ कि आज भी पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की ऑब्जर्वेशन आई है इस वक्त एज वी स्पीक, तो दरख्तों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि उनकी जानिब से आया था कि ये डिफॉरेस्टेशन जो है वो जारी है। तो इसकी रोकथाम से ही हम, ज़ाहिर बात आपने बिल्कुल सही कही, कुदरती आफत है, चाहे वो कराची में है या खैबर पख्तूनख्वा में है या जनूबी पंजाब में है, उसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसी क्लाइमेट चेंज से मुताबिकत रखती हुई पॉलिसियाँ और इकदाम उठाए जाएँ ताकि नुकसान कम हो सके, ये हमारे इख्तियार में है। तो जब हम इस वक्त आपसे हम कलाम है, तो इस वक्त तो नहीं हो रही ना, अब तो बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन या दरख्तों की कटाई जो है वो मुकम्मल तौर पर उस पर बंदिश है। देखिए, अब तो इतनी सख्ती की जा रही है कि जिन लोगों को अपने ही जंगल के अंदर अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी लकड़ी चाहिए तो उसके लिए भी उसको इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त जुर्माने इतने ज़्यादा हो गए कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ये होता था कि लोग लकड़ी काट देते थे, अब तो देखें 3D के तौर पे चलते हैं ना, कि डिजीज़ हो, ड्राई हो, इस तरह की वो जो है तब जाके वो भी परमिशन लेने पड़ती है। अदरवाइज़ किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो जाके खुद दरख्त काट के ले आए। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें एक किस्म की जासूस का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उनको हायर किया गया है। अच्छा। और वो आके बता देते हैं उनको जो कि जी फ़लाँ बंदे ने ये दरख्त काटा है, फिर उसके खिलाफ एक्शन होती है। और वो जो जुर्माना है ना, वो तकरीबन लाख रुपए से कम नहीं है। तो एक आम आदमी पे जब वो जुर्माना लगता है तो हमारे पास लोग आते हैं कि जी देखिए मैंने तो दरख्त नहीं काटा था, लेकिन मेरे खिलाफ ये पर्चा आ गया है।
हम कहते हैं भाई आपने दरख्त काटा है, नहीं काटा, लेकिन आपके नाम पे कटा हुआ है तो आपने देना है। तो अब लोग डर गए हैं, अब कोई उसका वो नहीं करता है। पहले ये होता है पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं कि जी छोड़ दें, गरीब आदमी है ये, इस तरह नहीं है, क्योंकि दरख्त हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं, और स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ सैलाब आते हैं, जहाँ बारिशें होती हैं, वहाँ पे नुकसानात होते हैं, तो उसके लिए दरख्त का होना लाजमी है, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट जो वो चेंज होता है। आज अल्लाह के फजल से अगर आप देखें शांगला, धीर, कोहिस्तान और चतराल के उन इलाकों में जहाँ पे बिल्कुल चुटेल पहाड़ बन चुके थे, बिल्कुल दरख्त खत्म हो चुके थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ बिल्कुल जंगल उगाएं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ा चेक एंड बैलेंस हुआ है और बड़ी सख्ती की गई है। अच्छा शौकत साहब, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे घर और मकानात, ऐसी जगहों पे हमने 2005 के जल्जले में देखा कि कश्मीर में और हज़ारा में बहुत से मकानात जो हैं वो सेस्मिक जोन में बने गए, लेकिन उनके लिए कोई बायलॉज नहीं थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो खबरें आती हैं कि बहुत से लोग दीवार गिरने से, छत गिरने से, बच्चियों की आपने हलाकत की बात कही, वो जहाँ बाक हो जाते हैं। तो चाहे वो शांगला है, स्वात है, चित्राल है, जो घर बनते हैं, क्योंकि इस दफ़ा भी बारिशों से 84 घर जुज़ी तौर पे नुकसान है और उनसे अमवात भी हुई हैं, तो उसके लिए भी कोई बायलॉज आप लोग बनाएंगे कि ऐसे घर बनाए जाएं कि जब इस तरह की बारिशें आएँ, तूफ़ानी बारिशें आएँ, तो उसमें वो घर जो है उनकी छतें मुनहदम ना हो जाएं, जिससे हलाकतें ना हों। उससे बचाव के लिए भी कोई बायलॉज बनाने का सोच रखती है सूबाई हुकूमत? देखिए अनवर भाई, जहाँ तक बायलास का ताल्लुक है ना, बायलास पहले से मौजूद है, लेकिन ये बदकिस्मती इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और मेरा ख्याल ये कि इस दफ़ा जब कैबिनेट का इजलास होगा तो उसमें मैं ये इशू ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बात चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें पता होता है कि ये मकान जो है अगर एक बारिश हुई तो ये गिर जाएगा। इसी तरह जो फ्लड एरियाज़ हैं और जहाँ पे स्पेशली जो हम कहते हैं छोटे छोटे नाले और ये, उनके करीब जो मकानात बनते हैं हम उस पर आके छुपा लेते हैं, लेकिन बाद में उसके प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम जो इंतज़ामिया है उन तक ये गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाएंगे, और ये इशू मैं उठाऊँगा इंशाल्लाह इस दफ़ा कैबिनेट में, कि ताकि आइंदा लोग ये कहते हैं हमारी मजबूरी है, लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं, लेकिन जो इलाके में इस तरह के ख़तरात मौजूद हैं जिसमें जानी नुकसानात का अंदेशा होगा, उन तक मेरे ख्याल से उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा शौकत साहब, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा, अब स्वात मोटरवे भी बन गई है, इसके अलावा हम देखते हैं सड़कें आप लोग अच्छी बना रहे हैं, लेकिन वो क्या वजह है कि मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ और पाकिस्तान में ज़्यादातर सयाह स्वात एक ज़बरदस्त खूबसूरत, मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पर ग्रीनरी भी है, पानी भी है, पहाड़ भी हैं, और ये एक ऐसा इम्तिजाज है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा बैक वक्त। तो उसकी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए वहाँ सयाहों की आमद के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वो अक्सर बर्फ़बारी हो, ज़्यादा बारिशें, वो बह जाती हैं। मालम जब्बा जो है उसकी सड़क बनती है, वो जब सीज़न आता है वो बह जाती है। इसी तरह कलाम की सड़क अनफॉर्चुनेटली कभी ठीक ही नहीं हो पाती। इस दफ़ा भी इन हालिया बारिशों की वजह से जो ज़मीनी राब्ते वो मुनक़ते हो जाते हैं। इस पर भी सर कुछ सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, जैसे यूरोप के टूरिस्ट स्पॉट्स में होता है, जहाँ जैसा भी मौसम हो। मुझे डिवोर्स जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ सड़कें वैसे ही हैं और शदीद ठंड होती है, लेकिन हमारे स्वात जो इक्वली खूबसूरत है, वहाँ पर वो मौसम की जो तब्दीली है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो अभी शारा रेशम जब बन रही थी तो उसमें पहली दफ़ा एक जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़ाहिर उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। हमारे देखें, हमें सड़कें जब मिलती हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उसका अपना जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसी पे जाना होता है। अगर आप उसका इजाफा करेंगे लागत में तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत कमज़ोर है ना। शुरू से किसी ने इस पर काम नहीं किया। अभी जो हमारे दौर में हमने कोशिश की है कि पहली दफ़ा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हमने ये जो असफाल्ट को इंट्रोड्यूस कराया और 18 फीट से लेके 22 फीट तक रोड चौड़ा किया। इससे पहले जो है ना हमारी सड़कें 6-7 फीट होती थी और कच्ची होती थी और यानी बहुत ही प्रॉब्लम्स होते थे हमें। अच्छा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बनाते हैं, जो उसके रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, उस पर भी कोई इतना खास वो नहीं करते, लेकिन अब काफ़ी क्वालिटी और इन चीज़ों को देखा भी जा रहा है। और पिछले दिनों हमने टीम भी भेजी थी अपनी, जो मैं शांगला की मैं बात करूँगा,
और काफ़ी रोडों को उन्होंने दोबारा उसको उखाड़ के कहीं दोबारा बनाए। तो अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है कि हाँ, अगर कोई रोड ख़राब है तो हुकूमत को बताना चाहिए या प्रॉपरली उसकी वो करनी चाहिए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही तौर पे बने। तो ये चीज़ें तो रही हैं, माजी में बहुत ज़्यादा रही है। जो सड़कें माजी में बनी आप देखें, बिल्कुल उनका हशर आप देखें, एक पानी के एक झोंके से भाई, अब माजी करीब से अब तक अब ये कि इंशाल्लाह ताला जो सड़कें 7 साल हो गए माशाल्लाह। नहीं, जो हमारे दौर में सड़कें बनी आप देख लें, ठीक, जो हमारे दौर में सड़कें बनी है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, देखिए एक वो सड़कें जो NHA की पुरानी सड़कें हैं, ठीक है, उसकी मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि अब वो हम बार बार उनसे कहते हैं कि आ जाएं, जिस तरह शांगला की सड़क है हमारी, ठीक है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो जाहिर है जो कॉन्ट्रैक्टर जिस अंदाज से वो करते रहे माजी में, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब पूछा जा रहा है तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। जो सड़कें खराब हुई हैं, मैं मशकूर हूँ, आज भी NHA की टीम पहुंच गई है, कई जगहों पे पहुंची है। वैसे भी जो हमारे वजीर मवासलात है वो स्वात से ही हैं, मुराद सईद साहब, और आप भी स्वात से हैं, मालाकंड से हैं, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी, और आप लोगों को तो क्लीन स्वीप मिला था मालाकंड से। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपने हमसे खसूसी गुफ्तगू की और अपनी राय का इजहार किया। व्यूअर्स, जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जाहिर सी बात है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ऐसे ज़रूर तदबीर इख्तियार कर सकते हैं, ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिसका इससे जानी और माली नुकसान जो है वो कम से कम हो। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में खैर रखे। और ये जो अब महकमा मौसमियात ने कहा है कि एक और सिलसिला जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों का कल से शुरू हो रहा है और लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। टूरिस्ट और जो सयाह हैं उनको हम ज़रूर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुतनब्बे करेंगे कि इन दिनों में ऐसी मुकामात पर जाने से इसलिए गुरेज करें, क्योंकि अगर चली जाएंगे तो वहाँ बहुत से टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं, उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही दुआ है कि हम अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो स्ट्रक्चर्स अब आइंदा बने उनको ये ज़रूर देखा जाए कि वो मौसमियाती तब्दीली के ऐन मुताबिक हो। हम चूँकि फोकस कर रहे हैं, चाहे वो कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, या पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं जहाँ पर मौसम की तबाहकारियाँ जारी हैं, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ किस तरह की और फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे सही रही तो आपसे अब कल रात 10:05 पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोसेडिंग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।